So Jai Hind everyone. These are the topic that we are going to discuss. First topic होगा जंतर मंतर पे वांगचुक प्लीज। जंतर मंतर पे जो वांगचुक उनका आजकल विरोध चल रहा है, सोनम वांगचुक का किस लिए विरोध चल रहा है, क्या डिमांड है? स्पेशल स्टेटस और पावर क्या कहोगे फॉर द लेजिस्लेचर इन डिफरेंट एरियाज। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द वयालार अवार्ड टू द अशोकन चारुविल कट्टू द कडो। ठीक है, तो ये साउथ का है, साउथ का अवार्ड है, पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ देगा कि वयालार अवार्ड किसको मिला है, तो अशोकन चारुविल कट्टूर कडवा। ठीक है, देन वी विल सी दैट द एक्सकवेशन कमिंस एट द दद्दा लाथुर निगोलिथिक। मेगालिथिक मीन्स क्या होता है? मेगालिथिक का मतलब होता है जैसे जहाँ पे आफ्टर डेथ दफन किया जाता था ना, पहले वहाँ पत्थरों का एक स्ट्रक्चर बना देते थे, तो उसी को मेगालिथ कहते हैं। तो मेगालिथ बरियल, वही जो दफन करते हैं उसको ही तो बरियल साइट कहते हैं ना। हानूर तालुक में ये हुआ है, ठीक है, मिला है। देन वी विल सी दैट द मुइज्जू टू मीट द रिक्वेस्ट इंडिया सपोर्ट ओवर द लूमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इनटू द मालदीव। मालदीव कहाँ पे है? सही तो इंडिकेशन तो सही जा रहा है ना। कहाँ पे? साउथ में। साउथ जस्ट इंडिया के इंडियन ओशियन एंड ये जो अरेबियन सी है इसके बीच में, इंडियन ओशियन में ही मेन है। नीचे इधर श्रीलंका, इस तरफ मालदीव। मालदीव थोड़ा और डीप सी में है। ठीक है, उनके प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइज्जू। काफ़ी इंडिया के साथ बीच में रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन उनका इकोनॉमिक क्राइसिस था। टूरिज्म पे उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंस है। टूरिज्म अगर अच्छे से नहीं चलता तो उनको या तो चाइना से सपोर्ट लेना पड़ता है या इंडिया से। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी दैट द 5 लैंग्वेज गॉट द क्लासिकल टैग। तो 5 लैंग्वेज हम लोग पढ़े हैं ना, कौन कौन था? क्लासिकल टैग पहले 6 था, 5 को और मिला है। विच वन आर द 5? पाली प्रकृति एकदम याद हो गया, ठीक है। और बंगाली, गुड। क्लासिकल लैंग्वेज मैम बता देंगी उस दिन इनको। ये ब्राह्मी पहले ही आपने गलत बता दिया, ब्राह्मी तो नहीं था। हाँ, पाली, पाली प्रकृत, असमीज, इन्होंने बंगाली बता ही दिया। एक और बचा, उड़िया तो नहीं, उड़िया पहले से है। उड़िया तो पहले से है ना, अभी जो मिला है। आप बताइए, आप तो थी उस दिन क्लास में। आप नहीं थी, आप थी ना? क्या था? मराठी। साउथ वाले एक इधर ऊपर बढ़े और 2 उधर। उड़ीसा था, बंगाल, बंगाल के बगल में असम। तो दैट आर द 11। ओके, देन वी विल सी दैट द सेंटर्स मेक यू टर्न ऑन द रिक्रूटमेंट पॉलिसी। रिक्रूटमेंट अभी पहले था सिविल सर्विस के थ्रू डिफरेंट कैटेगरी में सिलेक्शन होता है। जैसे जो रिक्रूटमेंट होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ कलेक्टर बनने के लिए होता है, एसपी भी बनने के लिए होता है। उसके बाद आपको फॉरेन सर्विस में भी आप जा सकते हैं एम्बेसडर बन के। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आप कमिश्नर बन के जाते हैं। रेलवे में भी बहुत पोस्ट होते हैं। जैसे रेलवे में होता है कि जो लोग ट्रैफिक के मेन इंचार्ज होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे जीएम, इस एरिया के जोन के जीएम हैं, होते हैं ना। जैसे गोरखपुर का जो रेलवे है उसका एक जनरल मैनेजर होगा, उसका भी जो सिलेक्शन होता है वो आईएएस का जो आप लोग एग्जामिनेशन देंगे यूपीएससी, उसी के थ्रू होता है। और भी उसमें जो मैनेजमेंट के 2-3 और सर्विसेज होते हैं। ठीक है, और उसके सिवा 2-3 टेक्निकल सर्विसेज होते हैं जो टेक्निकल उनके डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, वो भी पहले यूपीएससी के थ्रू होते थे। यूपीएससी के पहले एक और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होता था, वो अलग डिपार्टमेंट कराता है। लेकिन 2019 में दोनों को क्लब कर दिया था और दोनों को क्लब करके एक साथ यूपीएससी में ही लेने लगे थे। तो वही पॉलिसी वापस चेंज कर दिया, क्योंकि अब यूपीएससी में तो जनरलाइज एग्जामिनेशन होता है ना, सिर्फ आपको जीएस सिंपल पता हो तो आप हो सकते हैं। टेक्निकल एग्जामिनेशन थोड़ी होता है, लेकिन उसके लिए अलग से टेक्निकल एग्जामिनेशन चाहिए होगा। तो उसी पे है कि क्या इशू आया था, उसको डिटेल में एनालिसिस है, हम लोग इसको देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द गुरमीत राम रहीम सिंह एंड ए ट्रेवेस्टी ऑफ द जस्टिस। गुरमीत राम रहीम सिंह कुछ साल पहले काफ़ी ये न्यूज में थे। रेप एंड मर्डर केस में ये बाबा हैं, गॉडमैन हैं। पंजाब का एक एरिया है, पंजाब और हरियाणा के बीच में कौन सा एरिया से
पंचकूला है ना, पंचकूला से ये बिलोंग करते हैं। इनका आश्रम है, बहुत फेमस है, गॉड मैन है, करोड़ों में इनके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो इनके साथ दिक्कत है कि ये पॉलिटिकल इनका क्लाउट है। अब हम लोग बाबा के नाम पे तो कुछ भी कर सकते हैं। बाबा के नाम पे वो कह दे कि हम पर्वत से नमक लेके आए तो हम जाके खरीद के खाएंगे कि बाबा जी सचमुच में पर्वत से ही तोड़ के लाए होंगे। तो डिस्पाइट 2-2 रेप केस होने के बाद भी एकदम, हाँ, इस एक्सपायरी भी लिख के लाते हैं कि कब एक्सपायर होगा। तो कुछ भी बाबा का ये होगा कि बाबा अगर जाके खेत से वो आटे का एक एक गेहूं का दाना तोड़ के लाते हैं आपको खिलाने के लिए, ठीक है, वो चेक करके लाते हैं कि आयुर्वेदिक है कि नहीं। लोग बिलीव करते हैं, गलीबिलिटी है ना, हम लोग गलीबल हैं, कुछ भी गलीबल हो जाते हैं बहुत जल्दी। हम लोगों को प्रॉस एंड कॉन्स में जाते हैं, एनालिटिकल हमारा बिहेवियर नहीं है। तो उनके बताइए रेप केस एंड मर्डर केस उसके बाद भी फॉलोअर है, और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी फायदा उठाते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी पावर में होती है वो इनको परोल दे देती है, परोल के बाद ये जाके अपना पूरा वो करते हैं। तो उस पर एनालिसिस है कि कैसे जस्टिस को के लिए एक बड़ा ही निगेटिव एक तरीके से मैसेज है आम जनता के लिए। देन वी विल सी दैट द लर्निंग कोव में यहाँ पे वी विल डिस्कस दैट अभी जो हमारा बजट आया है उसमें हमने स्कीम निकाला है फॉर द किसके लिए, इंटर्नशिप एंड स्किलिंग ट्रेनिंग, इसके लिए है। तो उसी को पीएम इंटर्नशिप स्कीम को देखते हैं कि कैसे इसका कितना दूर तक इम्पैक्ट हो सकता है। उसके कुछ प्रोविजन का यहाँ पे थोड़ा सा एनालिटिकल एक एनालिसिस है, वो देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द स्टेटस ऑफ द सिविल वॉर इन द सूडान। इस समय सूडान में सिविल वार का कंडीशन है। बीच में भी हमने न्यूज पढ़ा था कि 2 ग्रुप है, पहले आर्मी के 2 बड़े बड़े ऑफिसर थे, एक ने कैप्चर कर लिया, दूसरे को लगा कि ये हमारा उतना पावर नहीं दिखाने दे रहा है तो वो अपना अलग ग्रुप बना लिया, आर्मी को ही तोड़ के 2 आर्मी बना लिया और आपस में सिविल वार कर रहे हैं। जो उनके फॉलोअर हैं, इनके फॉलोअर है, लड़ रहे हैं। जैसे इंडिया का कंडीशन अगर आप एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इंडिया में मानिए कोई पॉलिटिकल बहुत स्ट्रांग लीडर है और दूसरा भी लीडर बहुत स्ट्रांग है, वो इलेक्शन हार गया, वो जाके मिलिट्री कैप्चर कर लिया, मिलिट्री पावर, और उसके बाद जो दूसरा वाला है वो भी जाके दूसरा मिलिट्री बना लिया और आपस में लड़े। एक के फॉलोअर उसके सपोर्ट में आके खड़े हो जाए, दूसरे के फॉलोअर इसके, होता है ना, जैसे 2 पार्टी के सपोर्ट में लोग खड़े हो जाते हैं, आपस में लड़ भी लेते हैं। आप देखते होंगे सिविल वार, ये थोड़ा थोड़ा वायलेंस इलेक्शन के टाइम पे होता है, सपोर्टर आपस में लड़ते हैं, कुछ ऐसा ही है। ये बड़े लेवल पे है, पूरा लाखों में लड़ रहे हैं, आर्मी इनके साथ है, तो इसीलिए एक तरीके से सिविल वार का कंडीशन है। Then we will see that how has the Telegram changed its stance on the content moderation policy। तो अभी देखिएगा टेलीग्राम के जो हेड हैं वो न्यूज़ में थे, उनको के खिलाफ केस किया क्योंकि उनका कुछ पॉलिसी सही नहीं लगा था, तो उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। Then we will see that the get rich or the die trying market guide to the day trading stock market। ये इस चीज़ पे है कि जो ट्रेडिंग हम लोग देखते हैं, लोग लगे रहते हैं, ट्रेडिंग उतना बेनिफिशियल नहीं होता है जितना हमें कहानियाँ सुनाई जाती है। नहीं, कहानियों में होता है कि अरे इनके चाचा के भैया के भतीजा के एक अमीर हो गए क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग में पैसे लगाए थे। लेकिन रियलिटी है कि उसके लिए ऐसा नहीं होता, जो स्टोरी होती है उतना ईजी सक्सेस नहीं होता है, मैक्सिमम लोग इसमें फेल होते हैं। इसके लिए आपको बहुत कुछ जानना इम्पोर्टेंट होता है कि मार्केट कंडीशन क्या है, मार्केट का डेटा क्या है, योर नॉलेज अबाउट ऑल मार्केट, क्योंकि दिन में ही आपको हर सेकेंड हर मिनट पे कमाना होता है। जो डे ट्रेडिंग करते हैं ना, जैसे एक होता है कमाने का तरीका कि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसे L&T हो गया, टाटा का कोई ग्रुप हो गया, उसमें अगर आप लगा देते हैं तो 2-3 सालों में पैसे बढ़ते हैं, तो ओवरऑल बढ़ेगा, तो वो एक नॉर्मल ग्रोथ होता है। कंपनी बढ़ रही है, वैसे आप भी बढ़ रहे हैं, अदानी के में किसी इंडस्ट्री में लगा, अदानी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है तो आपका पैसा ग्रो करेगा। लेकिन डेली बेसिस पे जो लोग पैसा इधर इधर निकाल के, जैसे तुरंत गिरा तुरंत निकाला और फिर बढ़ा तो उस पर लगा दिया, तो ये वाले लोग ज़्यादा कमा नहीं पाते। इसमें वही कमा पाता है जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपर्टाइज हो। तो इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द तेलंगाना ड्राई पोर्ट लॉजिस्टिक ड्राइव। तो सिर्फ हमें ये जानना है व्हाट इज द ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट के बारे में जानेंगे, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जीएस पेपर 3। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक तो यही सब कंटिन्यूसली न्यूज में चल रहा है कि बंगाल में चाइल्ड रेप का केस है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, चीज़ें रिपीट हो रही हैं, उस पर विरोध हो रहा है। डिनाइड एक्सेस टू द जंतर मंतर, सोनम वांगचुक का तो हम लोग डिटेल में पढ़ ही चुके हैं क्या मुद्दा है, इसी को लेकर विरोध चल रहा है। तो ये सब तो डे टू डे न्यूज है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
बस हमें मुद्दा पता होना चाहिए क्या इनका डिमांड है, क्यों ये लड़ रहे हैं। मेन इनका डिमांड है कि स्पेशल स्टेटस चाहिए। स्पेशल स्टेटस इनका मांगने का मेन है कि शेड्यूल 6 में लद्दाख को रख दिया जाए ताकि इनके लोगों के पास खुद का लेजिस्लेटिव पावर हो जाए और इनको जो स्टेट फंडिंग होती है वो थोड़ा अलग से भी दिया जाए। दैट इज द मेन थिंग। लेकिन कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है वो रजिस्ट करता है पावर अपना डेलीगेट करने के लिए, तो इसीलिए सेंटर जल्दी करती नहीं है, करना मुश्किल होता है। ये महाराष्ट्र में एक स्कीम चल रहा है लक्ष्मी बहन योजना, ऑलरेडी हमने पढ़ा था। इस योजना के थ्रू वीमेंस जिनका एनुअल इनकम लेस देन 2.5 लाख है उसको सब्सिडीज के रूप में पर मंथ 1500 रुपये गवर्नमेंट दे रही है। तो अब ऐसे में आप पैसे फ्री में बांटते हैं तो एक सोर्स भी तो होना चाहिए। तो इस पे एक एनालिसिस है, मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में, तो वी विल डिस्कसिंग देयर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो पीसीएस से रिलेटेड है कि वयालार अवार्ड है दैट हैज़ बीन गिवन टू द अशोक चरुविल्स कट्टूर कडवू। नाम लिख लीजिए, बस पीसीएस में ये पूछेगा तो यू विल वयालार अवार्ड। एंड जिसको दिया गया उसका नाम है अशोकन चारुविल। नोवेल का नाम है कट्टूर कडाऊ। ये नोवेल ऑन द बेसिस ऑफ है कि जो अभी कट्टूर कडऊ CATTOR कट्टूर कडऊ एक ही में है, कट्टूर कडऊ। अब हम लोगों के लिए नाम पढ़ना मुश्किल है क्योंकि हमारा नाम होता है राहुल, रमेश, अमित, ऐसे होता है 2-3 लाइन का, और इनका होता है कि 3 गुना। तो हम लोग को हमारा जो पूरा नाम होता है कि अमित कुमार गुप्ता, राहुल कुमार यादव, तो इनका एक ही में तीनों होता है, राहुल कुमार यादव। नोवेल का नाम है कट्टूर कडऊ। ये मेनली बेसिस है कि जो अभी केरला में फ्लड उलट का कंडीशन है उस पे जो लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल्स, जो लोगों का सडनली लाइफ चेंज हो जा रहा है। मेरा घर है अच्छा खासा, मेरी लाइफ चल रही है, मेरा फ्लड में घर ही चला गया, मेरा पूरा का पूरा फ्लड में मेरी फैमिली जो मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे पिता का डेथ हो गया, तो मेरा पूरा लाइफ बदल जाएगा ना, मेरा जो सोशल पॉलिटिकल सब कुछ बदल जाता है। तो उससे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इस फ्लड कंडीशन से, उसका इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एक मेगालिथ साइट है दैट हैज बीन फाउंड इनटू द कर्नाटका, एंड जो जगह का नाम है दैट इज द कामराज नगर, CHAMARAJANAGR, कामराज नगर। ओके, मेगालिथिक साइट्स होते हैं जहाँ पे पहले जब एंशिएंट टाइम में जब डेथ होता था तो वहाँ पे दफनाने के बाद एक पत्थर का स्ट्रक्चर खड़ा कर देते थे, वो जगह जगह खड़ा दिखता था, ये हमें कई बार सीनरी में भी देखने को मिलता है। तो वो साइट यहाँ पे मिला है, एंड उसका जो ड्यूरेशन है दैट इज फ्रॉम द, मुझे लग रहा है ये वैदिक काल ही है, 1200 से 300, लेकिन साउथ में तो वैदिक काल का एक्सपेंशन नहीं था। ओके, बट इट इज़ द आयरन एज। आयरन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय आयरन का यूज होने लगा था, आयरन यूज हुआ तभी तो धीरे धीरे ये बड़े बड़े एम्पायर बने। आयरन के यूज के बाद ही हम बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए। नहीं, वो तो चालकोलिथिक था ना, कॉपर यूज था, उसको तो कॉपर एज कहते हैं, कॉपर यूज कहते हैं। तो कॉपर से ज़्यादा मजबूत लोहा होता है ना, इसीलिए बड़ी बड़ी जो आगे डेवलपमेंट हुआ, जैसे मगध वगैरह जैसे बड़े बड़े एम्पायर को इमर्ज हुए, क्योंकि आयरन से हम ज़्यादा स्ट्रांग हथियार बना सकते हैं, आयरन से हम ज़्यादा स्ट्रांग औजार बना सकते हैं खेती के लिए या दूरी तक जाने के लिए। जितना मजबूत आपका टूल्स रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग यूज होगा, दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, तो एक याद रखिएगा कि दिस इज फ्रॉम द आयरन एज, उसका डेट है 1200 BC से 300 C। 300 का मतलब इस समय गुप्ता आ गए थे, गुप्ता पीरियड स्टार्ट हो गया था। एंशिएंट हिस्ट्री तो आपका खत्म है, ये सब चीज़ें पता होंगी। मेगालिथिक का मतलब भी पता होगा, व्हाट इज द मेगालिथिक? मेगालिथिक
मेगालिथिक अभी तो बता रहा हूँ, जहाँ पे बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर खड़ा कर देते थे अपॉन द बरियल साइट। बरियल साइट मीन जहाँ पे वो दफनाते थे। स्टार्टिंग में तो दफनाने की ही प्रक्रिया थी ना, जलाने की प्रक्रिया तो बहुत बाद में आई है। क्लियर हो रहा है? कहाँ पे ये जगह का नाम है? डोड्डा लाथूर विलेज, माले महादेश्वर हिल्स के एरिया में है। जो बरियल है उसका स्ट्रक्चर है दैट इज कंसिस्ट ऑफ द सर्कल मेड ऑफ द लार्ज बोल्डर। सर्कल बोल्डर को सर्कल में खड़ा करेंगे, बड़ा बड़ा बोल्डर वो गोल खड़ा करते हैं। दैट इज द मेन एसोसिएटेड विद द मेगालिथिक पीरियड, मेगालिथिक साइट्स। अभी दिक्कत है कि अभी धीरे धीरे इस एरिया में, अब जब ये साइट्स बहुत पहले का मिला है, लेकिन धीरे धीरे है कि खेती लोग करने लगते हैं आसपास के एरिया में, धीरे धीरे बिल्डिंगें बनने लगती हैं, तो वो साइट्स धीरे धीरे गायब होने लगता है। लेकिन अभी भी जो स्ट्रक्चर जहाँ बचा है वो बहुत इंटैक्ट है, वैसा का वैसा है। इसको स्टडी करके हम जान सकते हैं कि उस समय किस तरीके का पैटर्न था। दूसरी चीज़ है कि जो स्टूडेंट को हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे एक्सकवेशन एंड कैसे डिफरेंट साइट्स को पढ़ा जाता है, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज़। जगह का नाम याद होना चाहिए, प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है कि कहाँ पे एक रिसेंटली बरियल साइट मिला है। तो कामराज नगर जगह का है, कर्नाटका में, स्टेट कर्नाटका, कामराज नगर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। लिख लिया ये? जो हिल है माले महादेश्वर हिल रेंज है। वेस्टर्न जो आपका पठार है, प्लेटू है, वहाँ पे हिल्स हैं छोटे छोटे, तो उस हिल्स का नाम है माहे महादेश्वर हिल रेंज। इंडिया के जितने भी आसपास के इस कंट्रीज हैं, श्रीलंका हो या नीचे मालदीव हो या इधर बांग्लादेश हो, सब्सिडीज दे देके, जैसे सब्सिडीज आपने इतना दिया कि आपका जो स्टेट का पावर है, आपका अर्निंग कम है, पैसे ज़्यादा उड़ा रहे हैं, तो एक लेवल के बाद आपने क्या किया, बारोइंग स्टार्ट किया। बारोइंग का एक लिमिट होता है, उसके बाद लोग आपको उधार नहीं देंगे और आपका जो वैल्यू होगी करेंसी की वो कम होने लगेगी। उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हो जाता है, लोगों की स्थिति खराब हो जाती है। दैट इज़ द मेन थिंग। तो ये जो आसपास के जितने भी हैं यहाँ पे यही हुआ है। श्रीलंका में अभी हमने देखा कि बांग्लादेश में भी कुछ साल पहले यही हालत था, यहाँ पे यही हालत है, नेपाल में भी यही हालत था। तो ये देख के हमने देखा है कि अब ये जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं, ये प्रो चाइनीज थे, तो अभी इंडिया की इनकी विजिट हो रही है। प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू, यहाँ पे लिखा है मोहम्मद मुइज़्ज़ू, कहीं तो लिखा होगा, ये है मोहम्मद मुइज़्ज़ू। ये अभी इंडिया के विजिट पे हैं। अब यही है कि वहाँ पे क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, तो हेल्प चाहिए। जैसे श्रीलंका को अभी हम लोगों ने बहुत हेल्प किया, तो यहाँ पे यही देखा गया कि पहले वो बहुत एंटी इंडिया स्टैंड था, लेकिन इंडिया ने अभी काफ़ी हेल्प भी किया है। श्रीलंका का भी तो यही हाल था, प्रो चाइनीज थे, लेकिन हमने हेल्प किया तो थोड़ा सा उनके मन में लगता है कि भले कुछ भी है, हेल्प तो करता है टाइम आने पे। तो दैट इज़ द कंडीशन। तो यहाँ पे भी अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है। इन्होंने जो अपना इलेक्शन लड़ा था, एंटी इंडिया स्लोगन पे लड़ा था, इंडिया आउट के नाम पे लड़ा था। जैसे जितने भी आसपास के हमारे नेबरहुड हैं, वहाँ पे दो तरीके के पॉलिटिकल पार्टी और पूरा इलेक्शन दो बेसिस पे होता है। एक पार्टी होती है जो इंडिया के सपोर्ट में होती है, प्रो इंडिया। दूसरी पार्टी होती है जो इंडिया के अगेंस्ट में जाती है। वो अपने इलेक्शन में यही भड़काते रहते हैं कि इंडिया को ये सारा पावर दे रहे हैं, सिक्किम के जैसे ये भी इंडिया को मिला लेंगे, जैसे नेपाल में भी यही होता है, मालदीव में भी होता है। तो और हम पार्टी में आएंगे तो हम खुद का अपना स्ट्रांग स्टेट बनाएंगे, मालदीव हो, श्रीलंका हो, और हमारी खुद की अलग इकॉनमी होगी। प्रो इंडिया वाले कहते हैं कि इंडिया हमारा नेबरहुड है, वहाँ से हमें काफ़ी सहायता मिलता है, एक साथ हमें राइज करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया का वो हूँ, लेकिन इंडिया के साथ हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा करके प्रो वाले लड़ते हैं। तो दो ही तरीके की पार्टी होती है। जैसे ये पार्टी इनका है, ये एकदम एंटी इंडिया स्टैंड पे थे, ठीक है। तो अभी लेकिन स्टैंड धीरे धीरे बदल जाता है, पावर में आने के बाद उन्हें पता चलने लगता है कि इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है। दैट इज़ द मेन थिंग। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है ये सिर्फ यहाँ पे है, ये जो हम दिखाते हैं हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन चला के डिफरेंट टाइप ऑफ द, व्हाट इज दिस?
हाँ एयरफोर्स का है। तो यहाँ पे जो हो रहा है दैट इज़ द मरीना बीच, चेन्नई में हो रहा है। मरीना बीच आई थिंक द लार्जेस्ट बीच इन इंडिया है, जो एक बार आप लोग चेक कीजिएगा। आई थिंक मरीना बीच इज़ द लार्जेस्ट बीच इन इंडिया। ये चेन्नई में है। तो सारे बीच का किस एरिया में है पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, कभी मैचिंग करा दे तो याद रहेगा। एक एक करके जैसे मदीना बीच आ जाए तो ये चेन्नई में है, तो ऐसे ऐसे करके लिस्ट बनाते रहिएगा और लिस्ट को मैच कराते रहिएगा कि किस एरिया में कौन सा बीच है। आगे बढ़े, लिख लिया मदीना बीच चेन्नई। फाइव लैंग्वेज को हमने दिया है, 5 लैंग्वेज। पहला दूसरा तो आराम से हमें याद है, एक जैनिज्म से रिलेटेड है और एक बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बच्चा जो तीसरा हम स्टार्ट करेंगे, हाँ तीसरा ऐसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ऑलरेडी 6 हैं। तो 6 में हमने देखा था कि नीचे के साउथ के जो चारों स्टेट हैं उनका है, इंडिया का ऐसे है। इंडिया का मैप ये बनता है, यहाँ पे केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे आंध्रा है और यहाँ पे कर्नाटका, यही थे ना कंटिन्यूअसली। और यहाँ पे तेलंगाना है और इसके ऊपर यहाँ पे महाराष्ट्र है, यही है। इन चारों को तो पहले से इंक्लूड किया है, मलयालम, तमिल, कन्नड़ एंड तेलुगु। यहाँ पे मलयालम, यहाँ पे तमिल, यहाँ पे तेलुगु, यहाँ पे कन्नड़ ऑलरेडी था। 6 में 4 ये हो गया और पहले वाले में 2 कौन और था, एक संस्कृत और दूसरा उड़िया, उड़िया था। 4 तो ये एकदम याद होना चाहिए। इंडिया का नीचे से जाएंगे, चारों को था, 2 अलग से हम ऐड कर लेंगे। जो अभी हुआ है 5 में से एक जो है वो जस्ट इसके ऊपर है, एडिशन है इसके ऊपर। मराठी जस्ट ऊपर ही है कर्नाटका के, तो मैप से थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। वो हो गया। उड़ीसा था 5वें 6ठे नंबर पे यहाँ पे। अब उड़ीसा के जस्ट बंगाल में बगल में बंगाल है, क्योंकि पहले आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि बंगाल का पार्ट उड़ीसा बिहार था। अंग्रेजों ने पहले इसको डिवाइड किया था 1905 में, फिर 1911 में जाके ये सब चीज़ें वापस अनलमेंट हो गया था उसका, ठीक है। तो उड़ीसा के बगल में हो गया बंगाल और बंगाल के बगल में असम। तो ये 3 याद हो गए और 2 ऐसे याद है, पाली और प्रकृति। 5 हो गए याद, हो गए। तो 11 याद होगा, आपको ज़्यादा तकलीफ तो होगी नहीं, मैप में ही याद कर सकते हैं। सबसे जो बड़ा क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया कि इसकी लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री होनी चाहिए। 1500 से 2000 पहले इसका कहीं ना कहीं लिटरेचर टेक्स्ट बुक लिखा हुआ मिलना चाहिए। दूसरा है कि इसकी जो होनी चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए, दूसरे से कॉपी या किसी और से उठा के लिया गया नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कंटिन्यूटी में डिस्टिंक्ट अगर है तो कुछ चलेगा, लेकिन अगर अलग अलग है तो थोड़ा सा है, लेकिन एक तरीके से लिटरेचर कम से कम उनका होना चाहिए, ठीक है। तो लिटरेरी ट्रेडिशन मस्ट बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड, ओके। एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब ये दिक्कत है कि जो बोरोड वाला है ना, बोरोड में हमेशा दिक्कत होती है। जो मराठी को बहुत सालों से रोक के रखा है, बहुत पहले से ये डिमांड था कि मराठी को, लेकिन अब ये है कि हर एक लैंग्वेज कहीं ना कहीं दूसरे से कुछ मिला जुला मिल जाता है, कुछ ना कुछ, एकदम डिस्टिंक्ट नहीं होगा। तो यही इन्होंने कहा कि हल्का फुल्का चलेगा, एकदम डिस्टिंक्ट कोई नहीं ला के सकता। कहीं ना कहीं लैंग्वेज इवॉल्व करता है, मगधी इवॉल्व हुआ, प्रकृति इवॉल्व हुआ, लेकिन मिक्सचर मिलता है। आप देखिएगा भोजपुरी, आप धीरे धीरे बिहार के और उधर वाले ईस्ट वाले में जाइए तो उनका भोजपुरी बहुत बंगाली से मिलने लगेगा। फिर बंगाली थोड़ा थोड़ा असामी से कुछ कुछ मैचिंग करता है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का तो बारोड होती ही है। दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द मेन पॉइंट था कि अभी हटा के इसमें थोड़ा सा ढीला। मगधी ना, वही। हम्म हम्म। मिलती ही जुलती है, लेकिन हल्का हल्का सा डिफरेंस होता है जगह जगह से। जैसे अब भोजपुरी ही है, आप, हाँ जैसे आप यहाँ का भोजपुरी, गोरखपुर एरिया जो पूर्वांचल है इसका भोजपुरी, फिर आप गोंडा में चले जाइए भोजपुरी बदल जाएगा, भोजपुरी वहाँ पे भी है। आप यही भोजपुरी ही बिहार के मिथिला वाले रीजन में चले जाइए तो बदल जाता है। भोजपुरी है लेकिन चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदल जाती हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। जैसे मिथिला है, मिथिला एकदम भोजपुरी का ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ वर्ड वो लोग ऐड करके बोलते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये समझ में आ गया ना लैंग्वेज वाला, 5 का याद हो गया क्या क्राइटेरिया है, इतना तो याद रहेगा ना कि 1500 से 2000 ईयर्स वाला, और उसका ओरिजिनल होना चाहिए, और थोड़ा सा कंटिन्यूटी में भी होनी चाहिए चीजें, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेंटर मेक्स यू टर्न ऑन द रिक्रूटमेंट पॉलिसी। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2019 में, जैसे 2019 तक होता था, दो तरीके से रेलवे का बड़े पोस्ट के, जो ग्रुप ए होता है ना, सबसे बड़ा पोस्ट ग्रुप ए ही होता है, दो तरीके से रिक्रूट करते थे। एक तो सिविल सर्विस जो हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसका, और दूसरा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन दूसरी बॉडी कराती है, यूपीएससी दूसरा बॉडी है, अलग अलग बॉडी है, ओके। टेक्निकल के लिए इंजीनियरिंग सर्विस से लिया जाता था। अब ये होने लगा बीच में कि हम अलग अलग ले रहे हैं, तो अलग अलग थोड़ा सा एक तरीके से गवर्नेंस में दिक्कत आ रहा है कि ये अलग डिपार्टमेंट के, ये अलग डिपार्टमेंट के, एक साथ सब मीटिंग वूटिंग नहीं हो पा रही है, एक मेल में सब कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि जितने भी डिपार्टमेंट है, 8 डिपार्टमेंट अलग अलग एक ग्रुप का था, टेक्निकल और सिविलियन एरिया में मिला के 8 को ग्रुप करके इन्होंने एक एरिया बनाया, उसका नाम रख दिया इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है। 2019 में इन्होंने ये पॉलिसी लेके आए। लेकिन अब दिक्कत है कि इन्होंने मिक्स कर दिया टेक्निकल और सिविलियन। जैसे अब आप हम एग्जाम यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि रेलवे का मैकेनिकल इंजीनियर कैसे इंजन फंक्शन करता है, कैसे, अब कितना भी आप किसी को गवर्न करेंगे, टेक्निकल एरिया पता होना चाहिए। अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट का आप हेड हैं तो वो आके बोलेगा ये खराब हो गया, आप सिविलियन एरिया, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसी के लिए अभी दिक्कत होने लगा था, और ऐसे में सिविलियंस को हम प्रमोट करके उस ग्रुप ए लेवल पे नहीं भेजते थे। दिक्कत ये होने लगा था कि जो उन्हीं में मानिए आईटीआई करके आए हैं या पहले से जो जूनियर इंजीनियर हैं, उनको धीरे धीरे प्रमोट करके ग्रुप ए में डालना पड़ रहा था, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो गई थी टेक्निकल टीम में, टेक्निकल डिपार्टमेंट में। तो इन्होंने क्या किया कि इससे क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही थी ना, आप एकदम जूनियर इंजीनियर है, कोई नहीं है, तो उसका ग्रुप ए का सबसे टॉप का ऑफिसर बना दे रहे हैं। तो ऐसे में अभी दिक्कत फेस होने लगी थी रेलवे ने, तो दोबारा अभी रेलवे ने इस साल फिर से ये डिसाइड किया है कि जैसे पहले एग्जामिनेशन होता था, जैसे जो सिविलियन है, जैसे जिनको ये कंट्रोल करना है कि कौन सा ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आए, कहाँ पे जाए, किस ट्रेन की क्या स्टेटस है, कब जानी चाहिए, ये सब चीज़ें होता है ना, जनरल मैनेजर सब कुछ देखता रहता है। तो वो तो ठीक है, सिविल सर्विसेज से कर रहा है। लेकिन जितना भी डिपार्टमेंट टेक्निकल है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या सिग्नल एंड लोकोमोटेशन और डिफरेंट जितना भी इनका है, उसमें उन्होंने कहा कि हम जो इंजीनियरिंग सर्विसेज से होता था कि इंजीनियर लोग बीटेक करने के बाद एग्जामिनेशन देते थे, क्वालिफिकेशन उनका अलग रहता था, वो लोग आके बैठेंगे। इसमें तो जो नॉर्मल सिविल सर्विस है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया कि आप ग्रेजुएट हो, आप हिंदी लिटरेचर से हो, आप बीटेक हो, आप एमबीबीएस हो, आप आईआईएम से हो, एमबीए हो, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। और उसको हम टेक्निकल टीम में नहीं भेज सकते, टेक्निकल टीम डिपार्टमेंट का हेड नहीं बना सकते, तो इसीलिए इन्होंने वापस स्टार्ट किया है। ये यूनिफिकेशन क्यों किया था? कंटिन्यूअसली ये रिकमेंडेशन आ रहा था, पहले जब भी एक्सीडेंट होता है या जब भी रेलवे हमेशा घाटा में चल रहा था बीच में, तो ये था कि कमेटी बैठती रहती थी है कि इतना लोग पैसेंजर जा रहे हैं, आप पहले रिजर्वेशन कराइए, मिलता नहीं है, फिर भी घाटे में क्यों है, क्यों मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा तभी तो इसके लिए कई कमेटी बैठी। सबसे पहले प्रकाश टंडन कमेटी 1994 में आई थी, फिर राकेश मोहन कमेटी आई थी 2001 में, सैम पिट्रोडा कमेटी आई थी 2012 में, और बाद में अभी विवेक डेबरॉय कमेटी आई थी 2015 में, ठीक है। इन सब ने कहा था यूनिफिकेशन कराने के लिए कि ये इनको लगता था कि अलग अलग है, तो वो अलग अपना डिसीजन ले रहा है, ये अलग डिसीजन ले रहा है, एक साथ एक डिपार्टमेंट में नहीं ले रहा है। तो इनको लगता था दिस इज द मेन रीजन, अगर एक डिपार्टमेंट में आके सब लोग डिसीजन ले तो चीज़ें स्मूथ होगी, जल्दी जल्दी होगी, होता है ना। लेकिन कंपार्टमेंट बनाने की भी जरूरत होती है, सेग्रीगेशन करने की भी जरूरत होती है, क्योंकि आपका अलग एक्सपर्टाइज होती है ना। रेलवे कोई छोटा तो चीज़ है नहीं कि एक तरीके के लोग आके संभाल लेंगे, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग सिविल इंजीनियरिंग की भी जरूरत है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी जरूरत है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की भी जरूरत है कि नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने वापस से उस पुराने वाले में करा। तो ये जितने भी कमिटीज हैं, एक बार नाम लिख लीजिएगा, पूछ सकता है इनका नाम देके कि हाउ मेनी ऑफ देम बिलोंग टू द रिफॉर्म फॉर द रेलवे रिफॉर्म, हो सकता है ना, पूछ देगा कि इन चारों का नाम दे दे ए बी सी, और पूछ दे हाउ मेनी ऑफ द कमिटीज मेंशन बिलो बिलोंग फ्रॉम द रेलवे रिफॉर्म। तो प्रकाश टंडन कमेटी 1994 में, राकेश मोहन कमेटी 2001 में,
सैम पिट्रोदा कमेटी, अभी सैम पिट्रोदा काफी न्यूज में भी थे, कुछ बोल के इनइक्वालिटी को लेके, कांग्रेस के ये है हेड ऑफ फॉरेन डिपार्टमेंट में जो उनका है। विवेक डेबरॉय कमेटी 2015, लिख लिया। सैम पित्रोदा, PITRODA। सैम पित्रोदा अभी न्यूज में थे, कांग्रेस के हैं ये, अभी आपने देखा होगा कुछ कमेंट किया था। सैम पित्रोदा, PITRODA। विवेक डेबरॉय, DEBROY। ठीक है, यहाँ पे है गोल्ड, व्हाट मेक्स द गोल्ड इट्स सो डिजायरेबल। ठीक है, गोल्ड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं दैट मेक्स इट द वेरी मच, जो हमारे लिए इतना महंगा है, हर चीज़ में हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, एक तो हमारा कल्चरल वैल्यू है, गोल्ड का हमारा कल्चर में भी वो लिखा गया, लेकिन कई तरीके से इसका रिएक्शन जो होता है वो, जैसे गोल्ड डजंट डिजॉल्व इनटू द स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड वेयर एज द मोस्ट मेटल डू। जैसे एक है कि ये डिजॉल्व ही नहीं होगा, तो आप देखिएगा रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, गोल्ड हमेशा वैसा ही रहता है, तभी तो लोग कहते हैं कि गोल्ड रखना चाहिए। दिस इज वाई द टर्म एसिड टेस्ट भी आता है, कि एसिड टेस्ट हम लोग नहीं कहते हैं कि एसिड टेस्ट किसी का कैरेक्टर कहना कि ये बहुत अच्छा है, तो एसिड टेस्ट पे परफेक्ट निकला तो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि एसिड टेस्ट यही होता है कि वो एसिड से कैसे रिएक्ट करता है, गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, और इसका इस समय सबसे ज़्यादा गोल्ड का प्रोड्यूसर कौन है? चाइना इस समय नंबर 1 पे है, पहले साउथ अफ्रीका हुआ करता था, लेकिन अभी जो प्रोड्यूसर लार्जेस्ट है दैट इज द चाइना। Among the noble metals only platinum is less reactive। लेस रिएक्टिव मतलब आप ऐसे हवा में डालिए, सिल्वर है या ये सारी चीज़ रिएक्ट करते हैं, काला हो जाता है, सिल्वर को भी देखते होंगे, आयरन भी रिएक्ट करता है, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन होती है काफ़ी नोबल मेटल्स में सबसे कम किसका होता है? गोल्ड का होता है। गोल्ड से कम अगर कोई एक होता है तो प्लैटिनम होता है। क्लियर हो रहा है क्या प्रॉपर्टी है? हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कल्चरल वैल्यू है हमारे लिए, तो हम लोग उसको खासकर ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। ये न्यूज़ कंटिन्यूसली है, जो अभी लड़ाइयाँ चल रही है वेस्ट एशिया में। कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं? वेस्ट एशिया में इजराइल अभी लड़ाई कर रहा था, गाजा पे अभी स्टार्ट कर दिया अटैक ऑन द लेबनान। ठीक है ना, तो इस पे कंटिन्यूसली न्यूज है, हम लोगों को तो क्लियरिटी है ना। हिजबुल्लाह क्या है अभी उसको भी डिस्कस कर लूँगा। हिजबुल्लाह का एक कल के पेपर में आर्टिकल है, तो कल का हमने डिस्कस नहीं किया था, आज वो वाला आर्टिकल मैं डिस्कस करता हूँ अभी। ठीक है, अदर थिंग यहाँ पे जो न्यूज है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द PM इंटर्नशिप स्कीम। ओके, यहाँ पे है दैट इज द, अभी गवर्नमेंट का मेन जो इलेक्शन था दैट वाज ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट कि सही से उन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, वही मुद्दा था। तो इन्होंने कहा कि जो गैप है बिटवीन द स्किल्ड, की जो स्किलिंग हमारी है कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है और जो इंडस्ट्री का नीड है, उसको ब्रीच करने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द दिस इंटर्नशिप, ताकि जो उनको चाहिए, फैक्ट्री को चाहिए वो हम सिखा सकें, और जो हमें जॉब चाहिए वो फैक्ट्री दे सके। तो यहीं पे इन्होंने एक जगह लिखा भी है कि जॉब तो दे दे, पर जॉब देने के बाद भी वो जॉब जिसको रिक्रूट किया जाएगा, कैन दे कंप्लीट द जॉब। इस पे क्वेश्चन है कि जितने भी हैं, आप विप्रो देखिए, आप इन्फोसिस देखिए, इनके जो मेन हेड है उनका कमेंट तो यही आता है ना कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि इंजीनियर जो बन के आते हैं उनको हम 1 साल पढ़ाते हैं, तब जाके वो उस लेवल पे आते हैं कि वो कुछ काम कर सकें। दैट इज द मेन डिबेट, तो उसी पे है। अब यहाँ पे ये है कि इसमें एक पॉलिसी है कि जितने भी स्टेट, अभी इसका फीचर है कि जितना अगर मैं अप्लाई करता हूँ फॉर द दिस इंटर्नशिप स्कीम, तो ये पहला रूल है कि उस डिस्ट्रिक्ट में ही मुझे इंटर्नशिप देना चाहिए। और अगर उस डिस्ट्रिक्ट में कोई कंपनी नहीं है, इंटर्नशिप का मतलब होता है कि मैं ट्रेनिंग पे जाऊं और मुझे वो कंपनी स्किल करे।
अब आप बताइए कि जैसे डिस्ट्रिक्ट में है, अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो विद इन द स्टेट होना चाहिए। अब यहाँ पे डिबेट ये हो रहा है कि जो मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करेंगे वो वहाँ से उस स्टेट से करेंगे जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट वही ज़्यादा है जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। बिहार, झारखंड नहीं है इंडस्ट्री, यूपी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्टेट्स का क्या होगा, आप जो फीचर लिखे हैं कि इट शुड बी विद इन द स्टेट, विद इन द नियर द डिस्ट्रिक्ट एंड विद इन द स्टेट, तो वहाँ पे एप्लीकेंट्स ज़्यादा होंगे पर कंपनी नहीं होगी, तो उनको आप उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे एज पर द दिस स्कीम। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, यही इसमें मेन डिबेट है। आईटीआई वालों का मेन है, और ग्रेजुएशन में भी जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी दिया जाएगा। अब ये हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था ना, कुछ एक्सक्लूडेड सेक्शन है। एक्सक्लूडेड में हमने पढ़ा था आईआईटी से जो किए हैं, एमबीए जो किए हैं, 8 लाख जिसके फैमिली में एक लोग कमा रहे हो, और दूसरा ये था कि उसके एक और क्या क्राइटेरिया था, एक तो ये सब था क्राइटेरिया, एक और क्राइटेरिया था, आई फॉरगेट। अच्छा, तीसरा क्राइटेरिया ये था कि ऑलरेडी वो किसी और स्कीम से इंटर्नशिप नहीं कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के और है, कल ही परसों के न्यूज़ में हम लोग ये एनालिसिस किए थे। तो 3 क्राइटेरिया एक्सक्लूजन के हैं। इंक्लूजन का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि आप अनएम्प्लॉयड हो और आईटीआई से किए हो। फिर और भी नॉर्मल ग्रेजुएशन के भी सब्जेक्ट हैं, एक्सक्लूडिंग दिस एलिट सेक्शन आईआईटीज एंड एम्स एंड दिस एमबीएस फ्रॉम द आईआईएम्स। ओके, दीज आर द थिंग्स, ठीक है। 2-3 दिन पहले की न्यूज में ये था, पूरा एनालिसिस हम लोगों ने किया एक बार, और वो रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। फिर ये लड़की बहन स्कीम है, ये काफ़ी न्यूज में है। अब इस स्कीम के थ्रू हम पैसा तो कह रहे हैं कि दे देंगे, 1500 रुपये देना हर एक वीमेंस को काफ़ी कठिन होता है, और ऐसे में कहाँ से लाएंगे। होता है ना कि आप घर में किसी भी, पैसा बांटना तो बहुत ईजी है, लेकिन ये है कि कमाई का जरिया क्या होना चाहिए। ऑलरेडी पैसा आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो बेरोजगार है। बेरोजगार क्यों नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री नहीं है, अगर आप पैसा जो दे रहे हैं, आप दे रहे हैं 150 रुपये हर एक वीमेन को, और करोड़ों में वीमेन है, 150 के हिसाब से 60-60 हज़ार करोड़ जाएगा। अब वो 60 हज़ार करोड़ जो ऑलरेडी आप कहाँ से निकाल के लाएंगे। जो रोड आप बनवा रहे थे, जो आप इंडस्ट्री बनवा रहे थे, जो आप हॉस्पिटल बनवा रहे थे, उसी से तो लाएंगे। तो एक तो ऑलरेडी जॉब नहीं है, जब वो पैसा आप निकालेंगे तो रोड वाला काम कम होगा, हॉस्पिटल वाला काम कम होगा। ऐसा तो है नहीं अलग से ला रहे हैं, आप अपने ही रिवेन्यू में से जाएंगे ना। आपका टैक्सेशन आता है, टैक्सेशन तो उतना ही आता है, उसी से लेकर आप बांटते हैं। 2 तरीका हो सकता है, एक हो सकता है कि उस पैसे से ज़्यादा रोड इंडस्ट्री ये बनाया जाए कि जो लोग बेरोजगार हैं कोई सच में उनको एक तरीके से सोल्यूशन मिले, तभी तो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन अगर आप उधर से पैसा निकाल के और इस सब में लगाएं, जैसे एक है कि आपके फैमिली है, आपके फैमिली का, आपके पिताजी की सैलरी है 50 हज़ार, ठीक है। 2 तरीका हो सकता है, एक तो आपके पिताजी आप उस सैलरी से आप लोगों को बढ़िया बढ़िया जगह भेज के आपकी पढ़ाई करवाएं, आपका हेल्थ पे ध्यान दें। तीसरा तरीका ये है कि पैसा इकट्ठा करके फिर वो बढ़िया कार खरीद लें, फिर आपको डेली डेली ले जाके कहीं पिक्चर दिखाएं। हो सकता है ना, तो आपका एजुकेशन रुक जाएगा ना, जो आपका हेल्थ है वो रुक जाएगा, ठीक है। जो आपके और एक्टिविटीज़ हैं जो आपके प्रोडक्टिव हो सकता है आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, लैपटॉप की ज़रूरत की जगह पे वो आपको कहीं दूर घुमा के आ रहा है। होता है ना, 2 चीज़ों में आपको हमेशा कंपेयर करना पड़ता है कौन ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो अगर जब गवर्नमेंट फ्री में बांटना स्टार्ट कर देती है तो उसका यूज़ नहीं हो पाता है। होता है ना, जैसे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैंने लोग पॉजिटिव यही हो सकता है उसका सिर्फ कि जब 150 दिया जाएगा तो वापस जाके कुछ खरीदेंगे, कुछ खरीदेंगे तो जो डिमांड है वो बढ़ेगा, तो कंपनी वो कर सकती है। लेकिन ये हो सकता है कि कुछ खरीदने की जगह पे वो उनके पति छीन ले पैसा, वो दारू पी के आए 150 हज़ार में, ये भी तो हो सकता है। दैट इज द कंडीशन। तो दोनों कंडीशन हो सकता है, अगर वो अच्छा प्रोडक्शन में खरीद के और खुद वो 1,500 दिया जाए और वो अपने बच्चे को पढ़ाने में लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये ऐसा तो है नहीं, दोनों है केस, ठीक है। पैसा देना तो ठीक है, जब आप गरीबी है तो वहाँ पे आप पैसा देंगे, लेकिन पैसा किस कीमत पे दे रहे हैं।
पैसा ऐसा दे रहे हैं कि धीरे धीरे अगर पैसा दे, स्टेट गवर्नमेंट का जो नॉर्मल फंक्शन ना हो पाए, वहाँ की हॉस्पिटल कम हो जाए, डॉक्टर्स को सैलरी ना दे पाए, टीचर्स को सैलरी ना दे पाए, जो वर्कर्स और जब काम कर रहे हैं, रोड बनना बंद हो जाए, तो फिर पीछे जाएगा ना ओवरऑल। पैसा तो एक साल 2 साल खा लेंगे, उसके बाद लॉन्ग टर्म का नहीं है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि फ्री बीज का जो तरीका है गवर्नमेंट का, हर जगह पे यूज हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट हो, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की गवर्नमेंट हो, किसी की भी हो, आपकी गवर्नमेंट हो, सब आजकल आज का जो पॉलिटिकल हमारा सिनेरियो है इंडिया का, दैट हैज बेस्ड ऑन द फ्री बीज। तो ये फ्री बीज ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। इन्होंने दिया है कि ऑलरेडी जो महाराष्ट्र ये गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑलरेडी जो रेवेन्यू डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है, हाँ, रेवेन्यू राजस्व घाटा का मतलब कि आपका इनकम कितना आ रहा है और आप सैलरी पे कितना दे रहे हैं, ये रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू में सिर्फ सैलरी आएगा कि कितना सैलरी सब कुछ बांटना है, जिससे कोई प्रोडक्टिव काम ना हो। इन्होंने कहा जो रेवेन्यू डेफिसिट है 20,000 करोड़ का है, और जो फिजिकल डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट मीन्स हो गया ओवरऑल इनकम एंड ओवरऑल एक्सपेंडिचर। ओवरऑल इनकम में सिर्फ आपका टैक्सेशन नहीं आएगा, आप कहीं फी लेते हैं, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनियां होती हैं, जैसे BSNL हो गया, PSUs हो गई, उनसे जो इनकम आएगा वो सब इंक्लूड होगा इनकम में, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इकोनॉमिक्स में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट एंड द फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ इतना आएगा कि टैक्स से जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू से जो पैसा आ रहा है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट में सारा कुछ आ जाएगा कि पैसा आप फी से ले रहे हैं, गवर्नमेंट की कंपनियां कमा रही है, फॉरेन से आपको ग्रांट मिल रहा है, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इनटू द फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो 1,10,000 करोड़ है। फिजिकल डेफिसिट में ये भी आ जाएगा कि रेवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ सैलरी आ रहा था, फिजिकल में वो भी एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा जो वो रोड पे डेवलपमेंट के काम पे कर रहे होंगे। रोड बनवा रहे हैं तो वो डेवलपमेंट का काम है, कहीं पोर्ट बनवा रहे हैं तो डेवलपमेंट का काम है, दैट विल ऑल इंक्लूडेड इनटू द फिजिकल डेफिसिट। तो समझ में आ रहा है रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट में क्या है। सिर्फ आप सिंपल चीज ये याद रखिएगा, रेवेन्यू का मतलब टैक्सेशन, रेवेन्यू सिर्फ रेवेन्यू क्या होगा, टैक्सेशन से होगा, लेकिन फिजिकल में सारा इनकम और सारा एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर हो रही है। अब सारा एक्सपेंडिचर इनका 1,10,000 करोड़ है, ठीक है, इस पर ईयर। अब इन्होंने दिया है कि इनका जो डेट बर्डन है 7 लाख करोड़ है। डेट बर्डन का मतलब हो गया कि 1 लाख रुपए हर कुछ कमाई से ज्यादा है। मेरा इनकम अगर 1 लाख रुपए है और मैं खर्च कर रहा हूँ 1,50,000, तो 50,000 हमेशा किसी से उधारी लेके ही तो करूंगा ना। तो वो 50,000 जब डेट बर्डन होते जाएगा तो 10 साल बाद कितना होगा, 5 लाख का होगा। जो ओवरऑल डेट बर्डन महाराष्ट्र के ऊपर है वो 7 लाख करोड़ का है। डेफिसिट 1 लाख करोड़ है, मतलब घाटा जो हो रहा है हर ईयर 1 साल है, लेकिन इन्होंने इतना उधारी लिया है, दैट हैज बिकम द 7 लाख करोड़। इकोनॉमिक्स है सिंपल, मैं समझा रहा हूँ, ये क्लियर हो जाना चाहिए मुझे लग रहा है। डेफिसिट समझ में आ रहा है, डेट बर्डन समझ में आ रहा है। हाँ, फिजिकल ओवरऑल होगा। जैसे रेवेन्यू में सिर्फ टैक्स से कमाया और सैलरी दिया, इसमें रेवेन्यू में वो यूज नहीं होगा जो सरकारी से, सारा कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट तो दोनों में है, एक में सिर्फ टैक्स से हो रहा है और सैलरी पे पैसा दे रहे हैं, सिर्फ 2 कंपोनेंट हैं। इसमें उस चीजों को नहीं ला रहे हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल से इनकम आ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे आपको फायदा हो, रोड बनवाएंगे, पोर्ट बनवाएंगे तो वो होगा, हाँ, जहाँ पे आप कुछ बनवा रहे हो ताकि आगे उससे इनकम आए। सैलरी से तो इनकम नहीं आएगा, वो तो पढ़ाएंगे फिर अगली बार फिर सैलरी लेंगे, दैट वाज द मेन थिंग। तो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट में थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि सिर्फ टैक्स एंड सैलरी ले रहे हैं। लेकिन जब हम फिजिकल की बात कर रहे हैं, इसमें टैक्स के साथ साथ हम जो डिफरेंट कंपनी है स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो भी हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर हो रही है, ठीक है ना। और इसमें जो एक्सपेंडिचर में आएगा, वो जो पोर्ट हम बनवा रहे होंगे, हम नया नया रोड बनवा रहे होंगे, नया PSU लगवा रहे होंगे, जिससे आगे जाके इनकम आएगा, सब कुछ आएगा। क्लियर हो रहा है। और डेट ये होता है, डेट बर्डन मतलब जो उधारी लेते रहते हैं, हमेशा बारो करेंगे ना, तो बारो एक एक्यूमुलेट होता रहेगा ना। जैसे आप बारो लेते हैं, आप उसका पेमेंट इंटरेस्ट रेट पे करते रहते हैं, लेकिन बारो तो बढ़ता रहता है ना।
पहले 50,000 किया, फिर 1 लाख किया, उसका आप 5% 10% देते रहते हैं हर महीने। दैट इज द ओवरऑल डेट बर्डन। तो डेट बर्डन ऑलरेडी महाराष्ट्र का काफी ज्यादा है। ऊपर से अगर 60,000 करोड़ रुपए और हम बढ़ा दें स्कीम के कारण, तो डेट बर्डन काफी ज्यादा हो जाएगा। एक लेवल आएगा जहाँ पे स्टेट की इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं होगी। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कुछ स्टेट प्रोवाइड तो कर रहे हैं इसी टाइप का स्कीम, जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट कलेगनार मगलीर उदिमई थोंगई, ठीक है, कलिमार मंगलीर उदई थोंगई, ये इसके थ्रू ये 1,000 रुपए पर मंथ ऑफर कर रहे हैं वुमेन्स को। लेकिन इनका क्राइटेरिया बहुत स्ट्रांग है। क्राइटेरिया का मतलब उनको दिया जाएगा जो मेनली लैंड ओनरशिप देख के और उनका इनकम कितना है प्रॉपर तरीके से। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ नहीं ये डिसाइड कर रहे हैं, और जो इन्फोर्समेंट है काफ़ी लूज है, किसी को भी दे रहे हैं, तो इससे इनका जो स्ट्रेस है बढ़ गया है। तमिलनाडु दे रहा है, लेकिन तमिलनाडु बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस करके जो जरूरतमंद है उसको ही दे रहा है। कलंगनार मगलीर उर्मई थोंगई, ये तमिलनाडु का स्कीम चल रहा है। और वेस्ट बंगाल में ही एक ऐसा स्कीम चला रहे हैं, दैट इज द लक्ष्मी भंडार स्कीम। इसमें भी 500 से 1,000 विमेंस को कास्ट एंड इनरोलमेंट स्वास्थ्य साथी हेल्थ स्कीम, ठीक है। लेकिन इन सबों का है कि ये तो जिस तरीके से दे रहे हैं दे आर स्ट्रिंजेंट एलिजिबिलिटी है। लेकिन महाराष्ट्र में ये जो बेसिस है, दो तरीका हो सकता है ना, जैसे आप बाहर भंडारा लगा रहे हैं तो आप भंडारे में उसी को परमिट करें जो सच में गरीब है। ऐसा नहीं कि आते जाते कोई जाके फॉर्च्यूनर से उतर के आके खा रहा है, ठीक है ना। एक होता है ना कि आप प्रॉपर तरीके से उसको आधार देख रहे हैं, उसका इनकम सर्टिफिकेट देख के फिर कहें कि आके खा लो, ठीक है। तो वहाँ पे तो फिर भी एक आप जरूरतमंद को देंगे। लेकिन जब आप फ्री में यहाँ पे एकदम आप भंडारा छोड़िए, आप समझिए रसमलाई बांटने लगे और पूरा रोड पे खड़ा होके, तो ऐसे में होगा कि दैट पर्सन विल बी इंटरेस्टेड ना, जिसको नहीं जरूरत होगा वो पे कर सकता है। और फ्री में तो सबको चाहिए, कोई भी जाके लेगा, तो दैट इज द मेन थिंग। तो वही ये कह रहे हैं कि ये सब करने के कारण इंडिया की वही हालत हो जाएगी जो हमने अभी श्रीलंका एंड अदर जो कंट्रीज हैं उनमें देखा, हमने देखा। अभी इन्होंने एग्जांपल दिया कि तुर्कमेनिस्तान ने है ऐसा ही सब्सिडी दिया था लेकिन बंद कर दिया। तुर्कमेनिस्तान में भी ऐसा था, उनकी इकोनॉमिक स्थिति सही नहीं रही तो उन्होंने वापस बंद कर दिया। मेन यहाँ पे सजेशन ये इन्होंने दिया है कि हमारा जो प्रॉपर रूप से ऐसा होना चाहिए कि कैसे नया नया जॉब क्रिएट करें। जो 60,000 आप करोड़ लगा रहे हैं उसका हो सकता है 100 आप इंडस्ट्री खड़ा कर देते, 100 इंडस्ट्री से तो जॉब भी मिल जाता कुछ लोगों को, फिर हमारा एक्सपोर्ट कहीं बाहर करते, इनकम भी बढ़ता, तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल था। वो 60,000 करके 10 साल 15 साल 20 साल में हो सकता है काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता। मेन जो है यही है, दैट इज द सारा कौन नहीं दे रहा है, आप भी तो दे रही है। दिल्ली में फ्री वाटर फ्री इलेक्ट्रिसिटी सब तो दे रहे हैं, तो इसका ज़्यादा वो नहीं है ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है ना ओवरऑल। ये तो कल्चर चल रहा है, अब तुरंत अभी इलेक्शन है। ऑफ कोर्स कितना वो दे ही रहे हैं, मुश्किल से अगर 35 किलो भी दे रहे हैं फ्री में, अगर आप उसको 20 से भी मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हुआ, 350 700 मान लो होता है 1,500। 1,500 अगर सिलेंडर का रेट देख लें, 500 से आप 1,200 दे रहे हैं, 700 तो यही बढ़ गया ना, आर यू गेटिंग ना, बराबर हो गया। अगर जॉब भी मिलता किसी को तो कम से कम 15-20 हज़ार का 10,000 का तो जॉब मिलता, 10,000 में उसका 10 गुना चावल खरीद सकते हैं ना। तो जॉब देना दैट इज तो, लेकिन अब गवर्नमेंट को उसके लिए है कि पूरा तरीके से इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। उससे अच्छा बांट दो, 5 साल मजे में रहो, फिर 5 साल कोई और लोगों को भी फ्री में चाहिए ना। अब दिक्कत ये है कि जरूरत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एकदम बंद कर दे। बहुत लोग हैं जो सच में जरूरतमंद है, लेकिन आप सबको बांट दें वोट देने के लिए, दैट इज बैड ना।
जो सच में जरूरतमंद है, जिसके घर में कोई कमाने नहीं है वाला है, बच्चे छोटे छोटे हैं, विधवा वुमेन है, आप उसको दीजिए। जहाँ पे कोई हाथ पैर टूटा है, उसकी अपाहिज की कंडीशन है, आप उसको दे दीजिए। जो लाख करके भी नहीं कर रहा है उसको दे दीजिए। जरूरत तो है, जो जो सच में गरीब है उनको तो देना ही चाहिए। वो अगर गवर्नमेंट का तो ये काम है ना कि आप भूखे नहीं मार सकते हैं। भूखमरी दैट इज द जो ग्रेटेस्ट सिन होता है। जो महात्मा गांधी ने भी बोला ना कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है वो तो गरीबी है। गरीबी ही सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। होता है ना, वो भी कहते थे कि आदमी का सबसे भगवान बड़ा भगवान उसका रोटी है, रोटी मिलेगा उसके बाद ही तो चीजें होंगी। तो दैट इज द थिंग। लेकिन ये नहीं कि आप सिर्फ वोट पाने के लिए नई नई स्कीम बनाएं और किसी को भी दे दें। कम से कम एक्सक्लूजन और इंक्लूजन का क्राइटेरिया अच्छे से। तो माइंडसेट वो लीडर ही तो चेंज करेगा ना, वो लीडर ही तो जैसा। हम्म। 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 तो वो जो एक ऐसा तो होता नहीं कि लोग अगर जॉब मिले तो काम करने को नहीं तैयार है। जॉब मिलेगा तो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ चावल ही दे रहे हैं ना, चावल आटा और ये। लेकिन लोगों को चप्पल की भी तो जरूरत होता है, शर्ट की भी तो जरूरत होता है, पैंट की भी तो जरूरत होता है, उसके भी तो शौक होते हैं कि ऑयल लगा के मैं यूज करूँ, शैम्पू लगाऊं। शैम्पू थोड़ी फ्री में दे रहा है। लेकिन जॉब ही नहीं है ना, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। कौन नहीं चाहेगा कि जॉब करे। खाना खा के कौन जीना चाहता है? खाना खाने के लिए भी उसके साथ सब्जी चाहिए होगा, सब्जी मसाला लगता है, हल्दी लगता है। वो तो फ्री नहीं मिल रहा है ना, एवरीवन वांट। तो वो तो जॉब रहेगा तब तो। जॉब जो भी है वो इतना मीनियल है कि उनको लगता है कि ये तो मेरा एक्सप्लॉयटेशन है। जैसे आप उनसे 12 घंटा जॉब करा के 30 रुपए दें तो वो नहीं जाएगा ना। एक एक स्टैंडर्ड जॉब होना चाहिए ना। जैसे आप कहें कि आप कोई काम के लिए बुला रहे हैं और उसको लग रहा है कि आप पूरा दिन काम कराएंगे, देंगे 30 रुपए, तो उसको लगेगा कि पूरा दिन जाके तो मैं हार जाऊंगा। आप पूरा दिन आप उसको बुला लीजिए और पूरा दिन कुछ आप उससे एक बोरा चावल दे दीजिए, उसमें से कहिए निकालो धान, और फिर 30 रुपए दे दीजिए। तो उसको लगेगा ना कि कंकड़ निकाला, पूरा आँख का स्ट्रेस हुआ, सर दर्द किया, दवा जाके खाऊंगा। तो ऐसे में लोग मना करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी को प्रॉपर स्टैंडर्ड मतलब एक अच्छा जॉब दीजिए कि मंथली बेसिस पे हो, आपको इस समय से इस समय आना है, काम करना है, वो नहीं लोग करते हैं। आर यू गेटिंग ना? तो थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने ये पर्सपेक्टिव बनाना स्टार्ट कर दिया कि कुछ लोगों को, जैसे मनरेगा में है, मनरेगा में आप पैसा दे रहे हैं तो लोग आते हैं। मनरेगा का बहुत डिमांड है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जितना भी कोविड था मनरेगा का लोगों ने बहुत डिमांड किया था, वही लगा कि इससे बच जाएंगे। तो उसमें भी लोगों को लग रहा है 200-250 मिल जाएगा, फिर भी एक क्वेश्चन है। लेकिन एकदम आप मीनियल जॉब जॉब ही नहीं है तो दिक्कत है ना। दैट इज द मेन थिंग। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि लोगों का मेंटालिटी है वो, हम लोग कह रहे हैं ऐसा। लोगों का इसलिए भी मेंटालिटी है कि अब कुछ कुछ लोग होते हैं, अब पूरे दिन ला के बर्तन साफ करवाएंगे, पूरा घर घर साफ करवाएंगे, देंगे 500 रुपए। तो ऐसे में जो आप जिसको बुला रहे हैं मेड वो मना कर देगी। वो कहेगी ना आपने पूरा बर्तन भी साफ करवाया, पूरा पोछा भी लगवाया और दे रहे हैं 500। तो दैट इज द थिंग। तो इसका आप एग्जाम्पल नहीं बना सकते हैं कि जॉब करना ही नहीं चाहते हैं। जॉब स्टैंडर्ड जॉब नहीं है जिसको जॉब कहा जाए, तो लोगों को ये परेशानी है। जॉब का है, जॉब अगर होता तो 40 लाख लोग जाते। मतलब क्लर्क का भी एग्जाम है या छोटा छोटा एग्जाम, आप वो छोड़ दीजिए, छोटा छोटा एग्जाम है प्राइवेट में 5,000 8,000 10,000 का एग्जाम है, तो लोग एकदम 40-40 लोगों की है। आप वो छोड़िए, पीएचडी लोग कर करके लोग जा रहे हैं प्यून का जॉब करने, वो भी खुशी खुशी बता रहे हैं। वो हो जाने पे वो लोग तो लड्डू बांट रहे हैं। हाँ, ये भी है। प्यून में होने के बाद भी लोग लड्डू बांट रहे हैं वो पीएचडी करके। दैट इज द थिंग कि बाबू का जॉब जॉब लग गया, ऐसे लोग बताते हैं कि हाँ ठीक है। अरे वो छोड़िए, ये सफाई कर्मी का जॉब मिल जा रहा है, लोग खुश हो जा रहे हैं। किसी और को करा रहे हैं, अभी 15-20 हजार मिलता है, फिर भी वो लोग खुश हैं कि जो 32,000 मिलता है, बताइए। और किसी को 10,000 में करा लेते हैं, 20,000 खुद रख लेते हैं। दैट इज द केस। तो ये है मतलब, हाँ, सफाई का मतलब आप जॉब का तो काफी स्ट्रेस तो है ही है। ठीक है, दिस इज द केस। आज मैंने अ, कहाँ पे, क्या उसको, हाँ बारोइंग, आप किसी से उधार लेते हैं, कहाँ पे है बारो?
अच्छा, बोरो का मतलब उधार, मतलब होता है ना किसी से आप, ईएमआई एक तरीके का बोरोइंग है। जैसे बोरोइंग दो तरीके का हो सकता है, मैं किसी से पैसा लूं और उससे कहूं कि एक तो एक बार 1 साल बाद जमा करूंगा और 10% 1 साल बाद दूंगा। जैसे मैं किसी से 1 लाख दिया और 1 लाख को 10% ब्याज पे लिया, उधार लिया। अब मैंने कहा 1 साल बाद दूंगा 1 लाख और 10% ब्याज दूंगा, तो उसका हो जाएगा 1,10,000। तो वो ईएमआई नहीं होगा, वो वन टाइम पेमेंट हो गया। ईएमआई भी दो तरीके का होता है। एक ईएमआई होगा कि अब 1 लाख और 10,000 जोड़ के 1,10,000 हो गया, उसको 12 से डिवाइड करूंगा तो नियर अबाउट 8,000 आएगा, 8,000 समथिंग, ठीक है। अब मैं कहूँ हर महीने 8,000 चुका दूंगा, तो ये हो गया ईएमआई, ठीक है। ईएमआई ओवरऑल इंटरेस्ट के साथ। दूसरा होता है कि 1 लाख मैंने दे दिया और मैंने कहा कि जो 10,000 आपका ये ओवरऑल 1 साल का आ रहा है, वो मैं इंटरेस्ट रेट हर महीने दूंगा, तो सिर्फ इंटरेस्ट का ईएमआई, और वो 1 लाख 1 साल बाद दूंगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो 3 तरीके का बोरोइंग का हो गया। एक तो एक साथ पेमेंट करेंगे, एक तो होगा कि पूरा ईएमआई होगा, एक होगा कि इंटरेस्ट ईएमआई दे देंगे, जो 10,000 है तो उसका 800 करके दे दूंगा, और 1 लाख 1 साल बाद होगा। जैसे होगा मैं खेती कर रहा हूँ, एक बार केले का खेती का ले लिया 1 लाख किसी से, अब मुझे लगा कि 1 साल जब फसल होगा तो 1 लाख वो पे कर दूंगा, और ज़्यादा भार ना हो तो जो इंटरेस्ट रेट है वो देता रहूँ महीने का, ठीक है। तो इस तरीके का ये होता है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट न्यूज़, सिविल वार का कंडीशन है सूडान में। दो मिलिट्री लीडर हैं, उन्होंने दो ग्रुप बना दिया है। एक ग्रुप का नाम है सूडानीज आर्म फोर्स और दूसरे का नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्स। ओके, ठीक है। और ये आपस में लड़ रहे हैं। मैंने अब अभी बताया था स्टार्टिंग में ही कि ग्रुपिंग हो गई है। पहले दोनों पावर में थे, एक दूसरे के अंडर में काम करते थे। अब एक को लगा कि मेरा भी पावर होना चाहिए, तो अपना दूसरा फैक्शन बना लिया है। और ये है कि लोग सपोर्ट में आ जाते हैं। जैसे आप एक कंडीशन इमेजिन कर दिए कि इंडिया में दो बड़े लीडर हैं और दो बड़े लीडर आपस में जितनी भी उनके सपोर्टर हैं बंदूक लेकर लड़ना स्टार्ट कर दे, कैप्चर करना। नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वोटिंग करते हैं, पावर बदलता है, लोग बदल देते हैं, सत्ता बदल जाती है। अब बंदूक के दम पे अगर वो करना रहे तो क्या होगा, सिविल वार का कंडीशन होगा। एवरीवन विल बी फाइटिंग, एवरीवन विल बी किलिंग ईच अदर। वहीं यहाँ पे हो रहा है। लाख कोशिश करने के बाद भी ये अभी वार रुक नहीं रहा है, और वहाँ पे फेमाइन का कंडीशन है सूडान में। ये दो लीडर हैं यहाँ पे, ठीक है, अब्दुल फतह अल बुरहा एंड दूसरे हैं मोहम्मद हमदन डगालो। ये मोहम्मद हमदन डगालो एंड फतह अल बुरहन। नाम लिख लीजिएगा, दे कैन आस्क इनटू द पीसीएस। आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैम, आप ये लिखिए। सैफ जो सूडानीज आर्म फोर्स है, द लीडर इज द अब्देल फतह अल बुरहन, एंड जो रैपिड सपोर्ट फोर्स मिलिशिया के लीडर है मोहम्मद हमदन डगालो। हमडान, MAHAMDANDAGALO। ठीक है, लिख लिया। आगे चले। टेलीग्राम के जो सीईओ हैं उन पे अभी काफ़ी चार्ट था टेलीग्राम जिस तरीके से फंक्शन कर रहा है। पीसीएस में इनका नाम लिख लीजिएगा। ये सीईओ एंड फाउंडर है पावेल डूरोव। इनकी जो नागरिकता है यहाँ का है, रशिया का था, अभी ही इज इन द फ्रांस। पहले ये फ़ोन नंबर एंड आईपी एड्रेस नहीं बताते थे, अभी इन्होंने कहा कि दे विल स्टार्ट शेयरिंग विद द अथॉरिटी। जैसे होता था ना, आप देखते होंगे कि टेलीग्राम को माना जाता था बहुत पायरेसी के लिए, कि कोई भी पिक्चर कहीं नहीं मिल रहा है, टेलीग्राम पे अवेलेबल था। इसी को लेके काफ़ी यही हो रहा था। यूरोपियन कंट्रीज इन पे प्रेशर बना रही थी कि आप उसका जिसका भी फ़ोन नंबर है एंड आईपी एड्रेस वो सब आप शेयर कीजिए। पहले नहीं कर रहे थे, अभी इनका फ्रांस ने इनको अरेस्ट भी किया था। तो नाम याद होना चाहिए, पावेल डूब्रो, ही इज़ द फाउंडर एंड सीईओ। एंड अभी इन्होंने डिसाइड किया है कि दे विल बी शेयरिंग द फ़ोन नंबर एंड द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस होता है ना, हर एक लैपटॉप का जहाँ पे आप इंटरनेट यूज करते हैं यूनिक होता है, उसी के थ्रू आपका ट्रेस होता है। आपका इंटरनेट जिस रेंज में है वहाँ से ट्रेस करेंगे और एरिया उसी अनुसार वो ट्रेस करके आप तक पहुँचते हैं।
शो तो अभी भी नहीं करेगा, लेकिन ये है कि कंपनी को तो पता होगा ना, आप नहीं शो कर, वो तो प्राइवेसी के लिए तो ठीक है, लेकिन ये है कि कंपनी भी नहीं करती थी, वो कोई भी मांगता रहे नहीं करती थी, अब कर देगी। अगर आप किसी का ऐसे इलीगली शेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा अब डेंजरस है, पहले लोग सेफ महसूस करते थे। यहाँ पे ये न्यूज़ में मेनली ये डिस्कस हो रहा है कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो हम आम आदमी के लिए नहीं होता, उसके लिए यू नीड टू बी लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज, ठीक है। उसके लिए यू रिक्वायर द नॉलेज, डिसिप्लिन एंड द रियल मार्केट डेटा, कि अभी किसका क्या प्राइस चल रहा है, कहाँ पे कोई अटैक होने वाला है, उस एरिया में क्या एक्सपोर्ट होता है, वहाँ से आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। दैट इज़ द मेन थिंग। यहाँ पे लिखा है कि 80% नए नए लोग जोश में जाते हैं और वो 80% ऑफ द डे ट्रेडर्स। डे ट्रेडर का मतलब होता है, जैसे ट्रेड मार्केट का दो कंडीशन होता है। एक मैंने बताया कि आपने किसी में कंपनी में पैसे लगा दिए और चुपचाप बैठ गए 2 साल 3 साल बाद, तो उसमें मैक्सिमम लोगों का फायदा होता है, लेकिन उसमें फायदा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे होता है ना 2 गुना 3 गुना 5 गुना, वो नॉर्मल ग्रोथ रेट होगा कि आपने 4 लाख लगाया तो 40,000 का फायदा हो जाएगा, फिर भी फायदा होता है। कभी भी उसमें भी घाटा हो सकता है अदानी गिर जाए 4 साल बाद, लेकिन मैक्सिमम नॉर्मल कंपनियां ग्रो पे ही रहती हैं तो हो जाता है। लेकिन जो डे ट्रेडर होते हैं ना, उनका ऐसा होता है, डेली मानिए किसी स्टॉक का रेट है 425 रुपए, एक ही दिन में वो 50 बार कम अधिक होता है। 450 से वो 448 हो जाएगा, फिर 10 मिनट बाद वो 449 हो जाएगा, फिर गिर के 447 हो जाएगा, फिर गिर के वो 451 हो जाएगा। ऐसे एक ही दिन में 1-2 रुपए घटता बढ़ता रहता है। अब जो होशियार लोग होते हैं, जो घटा 448 पे बेच दिया, 450 हुआ, 448 पे खरीद लिया, 450 पे बेच दिया, 2 रुपए का फायदा हुआ तुरंत। अब ये 2 रुपए नहीं होता, वो लाखों में खरीदते हैं। 40 लाख स्टॉक खरीद लिया तो 40 लाख का 2-2 रुपए के हिसाब से 80, वो तो क्रिप्टो करेंसी तो अलग चीज है, वो तो करें, हाँ उसी, वो भी एक टाइप का ऐसे ही होता है। हाँ हाँ, वो तो सेम यही होता है, सेम यही होता है। जो डे ट्रेडिंग होता है ना, वो पूरा दिन लोग उठ जाएंगे सुबह, एकदम कंप्यूटर में दिमाग लगाए रहेंगे, जो कम होगा खरीदेंगे लॉट, बढ़ेगा बेचेंगे। फिर मानिए 51 पे चला गया, बेच दिया, फिर बीच में 249 हुआ, खरीद लिया, 251 हुआ, बेच दिया। 100 बार ये एक ही दिन में वो लोग करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो करीब 4,000 5,000 10,000 भी कमा लेते हैं। दैट इज द कंडीशन। ये सबको लगता है बहुत इजी है, लेकिन ये सबके लिए इजी नहीं होता। वो बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं, उनको लगता है कि आपने इस पे लगाया, फिर इस पे आपने खरीदा, फिर हो सकता है इसके नीचे और गिर गया बढ़ने की जगह पे, फिर होता है कि इसके नीचे फिर गिर गया, अब आप लेके बैठे हैं बढ़ने का, ठीक है, वो गिरते जा रहे हैं, तो वो लोगों का गया एक ही दिन में लॉस। हाँ, तो दैट इज द कंडीशन। तो यही इन्होंने लिखा है कि लोग खुश होकर बहुत लोग आते हैं। 80% ऑफ द ट्रेडर जो आते हैं 2 साल बाद हार अपना गवा वा के छोड़ देते हैं, ठीक है। उसमें से 40% तो एक ही महीने के अंदर में छोड़ देते हैं, और जो भी छोड़ता है लॉस होके ही छोड़ता है। आम जनता के लिए वो सुनने में कहानियां बहुत ईजी होती हैं कि वॉरेन बफेट ऐसे कमा लिया या ये ऐसे कमा लिया, आपने पिक्चर भी देखा होगा, लेकिन दैट इज द रेयरेस्ट टू रेयर केस। जैसे आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे ना कि रिक्शे वा, हाँ दैट इज द थिंग। इसमें होता है कि किसी का लॉस होगा तभी किसी का बेनिफिट होगा। जुआ का खेल है, जैसे जुआ में भी तो यही होता है ना कि जो हारेगा तभी, और जीतने वाले बहुत रेयर केस में होते हैं, सब हार ही के जाते हैं। वही यही होता है, जुआ हुआ का चीजें ऐसी होती हैं। अब ड्राई पोर्ट तेलंगाना बना रहा है। व्हाट इज द ड्राई पोर्ट? तेलंगाना आप मैप में देखिएगा समंदर से बहुत दूर है, लेकिन एक्सपोर्ट की जरूरत उनको भी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने इनलैंड में ही, जो पोर्ट कहाँ बनेगा, पोर्ट तो समंदर के किनारे होगा ना, लेकिन जो स्टेट समंदर के किनारे नहीं है, लेकिन उसका भी तो सामान जाता होगा समंदर से फॉरेन के लिए, क्योंकि 95% ऑफ द ट्रेड इंडिया का शिप से होता है, क्योंकि शिप इजी होता है पानी में चलाना, तेजी से आगे बढ़ता है, कम पैसा, अब वो आप फ्यूल जला के, और दूसरी चीज़ इजी होती है। जैसे आप पहाड़ों पे गोल चक्कर चक्कर लगा के जाते हैं, ऐसे मैप में आपको सीधा लगेगा, लेकिन पहाड़ों पे डिस्टेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी कंज्यूमिंग होता है, ऑयल बहुत कंज्यूम होता है, और वो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जो ट्रेडिंग होती है शिप से होती है, ठीक है। अब 95% इंडिया का टोटल जो ट्रेड होता है फॉरेन, वो शिप से होता है। अब यहाँ पे कोई कोई स्टेट, फॉर एग्जांपल तेलंगाना है, बहुत अंदर है, बिहार है, बहुत अंदर है, यूपी है, बहुत अंदर है। ऐसे स्टेट क्या करते हैं कि अंदर इनलैंड शिप
ड्राई पोर्ट बनाते हैं। ड्राई पोर्ट का मतलब इनलैंड होगा। अब वहाँ पे ये काम कर देते हैं कि जैसे आपका पहले यूपी से कुछ आप कानपुर से भेज देते हैं कोई लेदर का सामान या कपड़े का सामान, तो आपको जाके पेपर वर्क सब उस पोर्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन कानपुर जो सेंटर है यूपी का, वहीं पे एक ऐसा बना दे ड्राई पोर्ट जहाँ पे सारा पेपर वर्क कर लीजिए, बस आप वहाँ पे ले जाके शिप पे चढ़ा के भेज दीजिए। तो जो आपका डीले टाइम है, अब कानपुर से आदमी जाके वहाँ करेगा, काफ़ी डीले होता है, टाइम लगता है, वो कानपुर में ही पहले ही सब कुछ ले ले एंड वहाँ पे ले जाके जस्ट ट्रक से उतारे और शिप पे ट्रांसपोर्ट करके भेज दे। यही ड्राई शिप का कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे जितना भी पेपर वर्क होता है दे विल प्रोवाइड इनटू द दैट पर्टिकुलर ड्राई पोर्ट। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ड्राई पोर्ट क्या होता है? ए ड्राई पोर्ट इज एन इनलैंड टर्मिनल दैट मीन प्रोवाइड द कनेक्टिविटी टू द सी पोर्ट बाय द रेल एंड रोड। और वहाँ से सारा पेपर का आप क्लियरेंस देते ही हैं, वहाँ से रेलवे और रोड का डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग एंड द सर्विंग द ट्रांसशिपमेंट हब फॉर द सी कार्गो। जितने भी सी कार्गो आपको पता है कि वहाँ जाएगा, सब कुछ आप वहीं से पहले ही क्लियरेंस प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, ऑल कस्टम फॉर्मेलिटीज एट द ड्राई डॉक सेविंग द टाइम एंड कॉस्ट। जितना भी होता है ना कि जैसे आप पोर्ट पे भी जाते हैं तो सब कुछ चेक करते हैं ना कि कहीं आप इलीगल चीज़ नहीं भेज रहे हैं, सब कुछ काउंटिंग होता है ना, तो आप उसी कानपुर में ही सब कर दीजिए तो दोबारा नहीं करना पड़ेगा। एक होगा कि आप पैकिंग कानपुर में कर रहे हैं, दोबारा जाके वहाँ पे भी सब कुछ चेकअप करवा रहे हैं, तो डबल आपका टाइमिंग कंज्यूम होता था और एक तरीके से हार्डशिप भी होती थी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट का यहाँ से यहाँ तक है, व्हाट इज ड्राई पोर्ट एंड हाउ इट्स वर्क। ओके, सो मुझे लग रहा है मैंने बहुत टाइम ले लिया आज कहानी सुना के, तो ओके, तो दैट इज़ द थिंग। और आई विल कंक्लूड हियर। मेरे पास एक और अच्छा टॉपिक था, वो कल मैं कवर करूँगा, जो अभी हिजबुल्लाह का हो रहा है, तो वो टाइम ले लेगा, तो वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।